आपकी आपके साथ आया है नई डिश के साथ, बड़ी आसान सी डिश है, वो ये है कि वेजिटेबल। वेजिटेबल के बारे में आपको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल जो होती है आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, ओवरऑल आपकी सब चीज़ों के लिए आपको पता है कि वेजिटेबल आपके लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन बच्चे वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं। देखिए इस वेजिटेबल को आप खूबसूरत तरीके से जब बच्चों को बना के देते हैं, जैसे आजकल के बर्गर बच्चे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हम ये नहीं खाते, आप बर्गर ऑर्डर कर दें। तो आप वेजिटेबल में ही अपने बच्चों को वो टेस्ट दे कि बच्चे वेजिटेबल भी खाएं और उनका भी जो डिमांड है वो भी पूरी हो, और आप माँ बाप की जो डिमांड होती है कि बच्चे वेजिटेबल की तरफ जाए वो भी पूरी हो। आज आपको नए तरीके के साथ हम बताएंगे कि वेजिटेबल को बनाते कैसे हैं। बात हो रही है सब्जियों की, तो क्यों ना हम बात करें उनकी अफादियत की। क्या कहा जाता है, हम किचन भी काम भी करते जाएंगे और आपको हम बताते भी जाएंगे। बात सिर्फ कुकिंग की नहीं होती, बात सिर्फ ये होती है कि पकाते हैं तो पकाते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है पकाते हैं तो पकाते कैसे हैं। आप ये भी आप साथ साथ अगर ये शेफ बताता है तो ये सबसे बड़ी उसकी खूबी होती है। चले जी हम बताते भी जाएंगे और करते भी। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ऑयल, हाफ कप ऑयल, क्योंकि सारी चीज़ें हाफ कप है तो हाफ कप ही ऑयल डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, थोड़ा सा गर्म करेंगे हम वॉक को, तो सबसे जाएगा प्याज। प्याज के बारे में भी हम आपको बताएं कि प्याज होता क्या चीज़ है। प्याज कहते हैं कि प्याज जो है, ऑनियन, आपके किचन का हुस्न है, और अगर प्याज के बगैर आपके खानादारी का जो फ़न होता है वो मुकम्मल नहीं होता। और प्याज में होता ये है कि प्याज में भी एक बहुत सारी होती हैं इसमें वैरायटी। तो ये जो प्याज है ना, इसे शैलोट प्याज कहते हैं, थोड़ा सा लंबाई में होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये हल्का होता है और जल्दी गल जाता है, और ये रॉ इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। ये वाली जो शेप होती है ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। तो फाबी अये लाए रब्बे कबा तो कज़ेबान, आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। चले आते हैं इस तरफ। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यही शैलोट प्याज लिया है क्योंकि ये हल्का भी होता है और जल्दी गल भी जाता है। इसकी जो खटास होती है वो कम होती है, जो होता है ना आंखों में आंसू आना, इसमें कम होती है। इसको थोड़ा सा हम करेंगे, इसमें हम वो नहीं डालेंगे, लहसुन नहीं डालेंगे। लहसुन जो है ना बदबू कम करने के लिए मीट के उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये वेजिटेबल है, इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है लहसुन की। इसके साथ ही हम डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाना आपके ये 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हम डालेंगे ये तेज़पात, अरोमा देगा, और ये ज़ीरा, शाह ज़ीरा है ये, और ये आपकी सब्ज़ी को या मिक्स वेजिटेबल को बहुत अच्छा अरोमा देता है। हम प्याज को होता है ना ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट सोते करना है इसको। मैंने कहा ना कि जो कुकिंग है एक फ़न है, एक स्किल है, एक फ़न है। इसको एंजॉय करके जब आप किचन में बनाएंगे ना तो आपको खाना पकाने में भी मज़ा आएगा, खाने में भी मज़ा। इसके साथ ही डालेंगे ये गोल लाल मिर्च। ये सब अरोमे वाली चीज़ें हैं जो आपकी सब्ज़ी को, क्योंकि अक्सर ही होता है कि सब्ज़ी हम बड़े रफ तरीके से बनाते हैं, ये जो सब्ज़ी है बना लो क्या है। लेकिन अगर आप सब्ज़ी को थोड़ा सा फन दे के अगर आप बनाते हैं, चीज़ों की समझ है, तो वही सब्ज़ी आपके गोश्त को और आपकी मछली सब चीज़ों के पीछे कर देगी। तो ये डालेंगे, जैसे ही इसमें आएगा नमक मिर्च का भी, इसमें आ जाएगी अब मसालों की बारी। अब जब देखिए ज़रा ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा हटा लें उसको। इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून मिर्च, हल्दी का नजरेशा इस्तेमाल, काली मिर्च, डालेंगे, और साथ ही हम डाल देंगे ये मैंने सबको ब्रांच किया हुआ है, क्योंकि हर सब्ज़ी जो है ना उसकी जो कुकिंग होता है मेथड अलग अलग होता है। कोई जल्दी गल जाती है, कोई कम जल्दी देती है। होता ये है कि ख़वातीन
जो घरों में होती है एकदम सारी चीज़ें डाल जाती है। होता ये है कि आपकी जब जैसे बीन्स आई है थोड़ा टाइम लेती हैं, वो गलेगी नहीं, तो गाजर होगा मटर होगा वो जल्दी गल जाता है। तो होता ये है कि कच्ची पक्की सब्जी होती है, बच्चे खाते नहीं है, वो माएँ कहती है कि हमारी बच्चे खाते नहीं हैं। साथ ही हम डाल देंगे, ये सबको मैंने स्मैश किया हुआ है, वेजिटेबल, और ये गाजर और ये है ये बहुत जब आप ब्लांच कर देते हैं ना तो आपका टाइम बहुत कम लगता है। आप इसको पहले भी ब्लांच करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रीज़र करने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप निकालें तो बिल्कुल वो ख़राब सी हो जाए। इसके साथ ही आप डाल देंगे हाफ कप टमाटो। इसके स्क्वायर कट में काट लेंगे, ज़रा खूबसूरत तरीके से काटें। ये देखें, जब आप इस तरह शेप में काटेंगे तो सब्ज़ी देखने में भी खूबसूरत लगती है। ये देखें, लुक एट। इसके साथ ही आप डाल देंगे टमाटर, थोड़े से टमाटर, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे आदत है ये डबल डबल यूँ करके। मैं आपको अपना एक शेफ तरीका होता है ना यूं यूं छालना, मैं इसलिए नहीं बताती कि फिर बच्चे भी वैसे घरों में छालते हैं तो फिर वो अपने आप को नुकसान दे देते हैं। इसके साथ ही आप जो है ना कॉर्न डालेंगे, ये खूबसूरती पैदा करेंगे, बहुत मज़ा आता है क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं। मैंने कहा ना कि सब्ज़ी को इस तरीके से पकाए कि बच्चे शौक से खाएं, और ये कॉर्न तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बाज़ारों से भी लेके खाते हैं। तो आप इसमें थोड़े से कॉर्न ऐड कर लें। चलें जी, साथ ही आपने ये हरी मिर्ची डाल दी। चलिए, ये तो हो गया हमारा मेथड मुकम्मल। इस पॉइंट पे आके, और सब्जियां जब भी आप बनाएं उसको बिल्कुल मैश नहीं करें। ये देखिए, इस तरह खिली खिली सी होनी चाहिए। मैंने इसमें गोभी नहीं डाली क्योंकि गोभी भी वैसी होती है, आलू भी वैसे होते हैं, तो मैंने छोटे से आलू का इस्तेमाल किया, गोभी का नहीं किया। ये देखें, आपकी सब्जी भी तैयार। इस और इसके साथ जो खाने के होते हैं, क्या कहते हैं, आइटम, वो ज़रूर रखें कि बच्चा खुद खाए। आपको पता है कि आपके बच्चे अगर वेजिटेबल के साथ रायता बहुत खाते हैं तो रायते का इस्तेमाल करें। आपके देखिए घर वाले या आपके बड़े बुजुर्ग चटनी बहुत खाते हैं तो उसमें चटनी रख दें साथ में। एक होता है ना बहुत मसाला, आप देख रहे होंगे अगर इस तरफ कैमरा आता है, देखिए बिल्कुल भी इस पे जो है ना वो नहीं है तेल वेल, या वो इसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा तेल है, ऑयली है, मसाला बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये पहले ही रख देना चाहिए था। अब ये देखिए, मैं कह रही थी ना कि उस तरह करें कि बच्चे बाहर नहीं जाएं। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल, अच्छा बात हो रही है, चलिए जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है मैं आपको खाने के साथ साथ आपको ये भी घरों में अगर आपकी अच्छाइयों से मुराद ये है कि बच्चों को आपको ज़िंदगी के उसूल बताने चाहिए, एथिक्स बतानी चाहिए, जिस फील्ड में भी है। अगर किसी फील्ड में भी हैं आपको कोड ऑफ एथिक्स का पता होना चाहिए कि आपने लाइफ गुजारनी कैसी है। आप बच्चे पढ़ तो लेते हैं, निकल भी जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी, लेकिन उनमें अखलाक की इतनी ज़्यादा आप कमी देखती हैं। उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, फजूल बहस होती है, वो अपनी इल्मी काबिलियत दूसरों पे बहुत झाड़ते हैं कि वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये बच्चों को बताएं कि बेटा, या अपने बच्चों को या किसी को भी, या किसी को पहचान ना हो, उसमें ये देखें उसमें बदबख्ती की निशानी कितनी है। अब ये कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो बदबख्त है नेबख्त है। मैं आपको बताती हूँ, बदबख्त वो होता है शख्स जो फजूल बहस करता है, बहस बुराई बहस, उसका कोई वो असर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी इल्मी काबिलियत आप पे झाड़ता है और कुछ नहीं होता, और बताता है आई एम बेटर देन यू। लेकिन ये बदबख्ती की निशानी होती है, ये याद रखें। और खुशबख्त कौन होता है?
खुश वक्त वो होता है जो अपने हक पे रह के हक से बाहर नहीं निकलता, वो किसी पे ज्यादती नहीं करता। ठीक, ये चले जी, मेरी तो हो रही है मुकम्मल। चलें, ये मैंने इसकी रेसिपी भी आपको कभी बताऊंगी। ये अभी आप किचन में ख़वातीन होती है, किचन जो बनाती हैं, जब आप घर में किचन, उसके जो लेफ़्ट ओवर होती है, जो पार्ट बचते हैं, उसको आप सिंपली आप ब्रेड क्रम लगा के, अंडा लगा के, इस तरह की आप स्ट्रिप बना लें और उसको जो है ना आप फ्रीज़ करके रख दें। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं, इस तरह उसको करें, फ्राई करें और उसके ऊपर रख दें और सजा दें। इसको अब मैं गार्निश करूंगी इसके साथ। ऊपर ऐसे धनिया आएगा। कलवनी जी, अभी ये बस लास्ट पे है, तो मेरा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो इंशाल्लाह बस ये करके फिर मैं बताऊंगी कि हमने ये डिश आउट कैसे किया। आप फ्राई करके इसको ऐसे फ्राई करें और रख दें। जिनके बच्चे चिकन बहुत शौक से खाते हैं, आप बीफ का भी कर सकते हैं, इसी चीज़ का भी आप बना के इस तरह रख सकते हैं। स्ट्रिप ज़ाया मत करें, घर के जो भी आप रिश्ता है इस तरह। इसके साथ आप खजूर का इस्तेमाल करें, और खजूर की अफादियत से कौन इनकार करता है। आप साथ में खजूर भी खाएं, ये खाना खाने से पहले आप खजूरें खाएं। ये देखें, दिस इज़ माय डिश। आप ज़रा यूनिक तरीके से बनाएं। थैंक यू। कल की रेसिपी देखना मत भूलिएगा। इन बंच में आपको वेलकम है। ओके, थैंक यू। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। और आज आपने मिक्स सब्ज़ी बनते हुए देखी गज़ाला कौकब के किचन में, और आज हम भी ये कहेंगे कि आप बेहतरीन अंदाज में सब्ज़ी को बना सकते हैं, ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि सर्व भी कर सकते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हमारे गेस्ट, क्योंकि बात लंबी नहीं करूँगा, टाइम शॉर्ट होता है और बात हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अगर इनको मॉडल कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, हमारे साथ मॉडल डॉक्टर आबिद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? माशाल्लाह, बाल बड़ी जल्दी आए डॉक्टर साहब आपके, ये भी राज मैं पूछूंगा इसके बाद इतनी जल्दी बाल आए। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ मेरे बहुत प्यारे भाई और बहुत मसरूफ़ तरीन इंसान ज़िंदगी में, लेकिन रात में जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा ज़ीशान भाई आपके लिए मैं आऊँगा। और बाकी में आप मेट्रो के डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी उनको देखते हैं, लेकिन मैं ये उनको कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आपका होना इसलिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते बल्कि उसके रूह रवां है। लेकिन फिर जहाँ पर अपनी बात आती है, अपनी पार्टी की बात आती है, आप उसको भी तनकीद करते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं करते। कोई और नहीं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ज़ीशान भाई आपको मुस्कुराती सुबह बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। रज़ा भाई आपके आने से ना एक बात मैं सही बताऊं यार, डॉक्टर आबिद तो खैर आज मॉडल हैं, इनकी तो बात ही छोड़ देना, आज इनसे मॉडलिंग कराएंगे हम। तो डॉक्टर आपकी बात में मैं बात ये कहूँ कि अब्दुल रज़ा भाई आप जब आते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ हम बात करते हैं, और आज भी जो दो टॉपिक्स हैं, बड़े हॉट टॉपिक्स हैं, एक तो यूट्यूबर्स के ऊपर जो एकदम से क्रैकडाउन शुरू हो गया उस पर बात करेंगे, और ट्रेन का जो पटड़ी बैराज में गिर गई या दरिया में जो डूब गई उसको कब तक मेंटेन करेंगे। लेकिन डॉक्टर आबिद आपकी तरफ आते हैं, आजकल डेंगू बड़ा फैल रहा है, इसकी अलामात क्या है? क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि डेंगू जो है पहले दिन बुखार पर ही आपके प्लेटलेट्स गिरा रहा है, तो इसके क्या असरात होते हैं? आपने सही जो है ये कहलाता तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहलाता है, मलेरिया से मिलते जुलते ये बीमारियां हैं ये, मगर इसकी ज़रा जो इसकी पैथोजेनेसिस ज़रा डिफरेंट होती है। ये क्या करता है कि ये जो ब्लड के जो सेल होते हैं ख़ास किस्म के, उनको हम प्लेटलेट सेल कहते हैं,
उनका जो मकसद होता है बॉडी के अंदर वो प्रोटेक्शन करना है और ब्लीडिंग को रोकना होता है, ब्लड को मेंटेन करते हैं ये। ठीक है। अगर इनकी क्वांटिटी गिर जाती है, अगर ये ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है आपका कोगुलेशन का, यानी प्रोसेस ऐसा होता है कि जो खून को जमाएगा वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या करेगा, रिवर्स हो जाता है, ब्लीड कर जाता है। तो अब आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक से, आँख से, मुंह से, उल्टियों में, पैखाने में ये खून उल्टी आती हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि ये पहले दिन से ऐसा हो जाता है। इसकी स्टेजेस होती हैं, हर सूरत में कुछ स्टेज लाजमी ये अडॉप्ट करता है। ठीक है। पहला पीरियड जो होता है इसका 3 से 5 दिन का जो होता है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उसमें ये आके जो इनोकुलेट कर जाता है जब बॉडी के अंदर, यानी ये मच्छर के काटने से होगा, यानी कोई ना कोई मच्छर जो मॉस्किटो, इसके जो अलग ईदी अलग एक इसका मॉस्किटो होता है, वो जब ये काटेगा, बाइट करेगा, तो आपके अंदर सेल आएंगे उसके। फिर उसी तरह जैसे मच्छर में होता है, सेकंड बाइट होगी तो फिर ये डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। जब से डेवलप होगा बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जैसे ही ब्लड में आएगा तो बुखार आना शुरू हुआ। जब तक ये आधा बुखार अगर ब्लड में नहीं आएगा, बुखार का कुछ नहीं आएगा, आप सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन ब्लड में आया, सर्कुलेशन वो एक्टिव हो गया, तो उसमें बुखार आएगा, तेज़ बुखार आएगा। और जैसे फर्स्ट डे हुआ और सेकंड डे हुआ और इसमें जो बुखार इतना तेज़, सर्दी लगेगी कि आपकी, यानी यूँ समझ लें कि इसको हम कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज़ कहलाते हैं, ब्रेक बोन फीवर कहलाता है, हड्डियों को तोड़ देता है ये। और सर्दी इतना बर्दाश्त नहीं होती। शदीद इसमें जो है वो टेम्परेचर आएगा कि आप बेबस हो जाएंगे। दुनिया के जितने भी टेम्परेचर होते हैं इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इतना बॉडी एक होता है। तो हम लोग एक तो सिम्टम से ही पहचान लेते हैं कि जब मरीज़ को देख के पहचान लेते हैं कि यार इसको ये हो रहा है, इसका सब इससे जा रहा है, तो एक तो यही पता चल जाता है। फिर आप जो भी सपोर्टिव थेरेपी आप उसको देते हैं। लेकिन इसकी भी कई किस्में, एक तो ये हो गया ना कि भी ये इसमें बुखार आ गया, टेम्परेचर हो गया। एक होता है हेमोरेजिक फीवर कहलाता है ये, उसमें क्या होता है वो डायरेक्ट सेल को डैमेज करेगा, तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा आएगी, वो शॉक में चला जाएगा, हेमोरेजिक शॉक कहलाता है वो उसमें, तो उसमें डेथ होती है। इन बुखार में डेथ नहीं होती है जो स्टार्टिंग के होते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसमें मजीद बात करेंगे। डॉक्टर आबिद के बाद अब हम अब्दुल रज़ाक भाई की तरफ आते हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दफ़ा जोशो खरोश से, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और हम भी क्योंकि अभी ये आगे की बात है, लेकिन उनको सालगिरह की मुबारक पेशगी देते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, क्योंकि आप अपनी वालदा के कहते हैं कि जब बिलावल दुनिया में आए थे तो बीबी का जो ठिकाना नहीं था, बेटियों से भी वो इतना ही प्यार करती, लेकिन बिलावल चहीते थे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं या चाहने वाले हैं या वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब माशाल्लाह कामयाबी और कामरानी की तरफ बहुत तेज़ी से, और उन्हें भी ख़ास तौर पर जन्मदिन की मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब की पैदाइश पर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का खुश होना तो एक फितरती सी बात है। कोई भी माँ जो है अपने औलाद, बेटी हो या बेटा हो, उस पर उसकी जो खुशी होती है वो किसी भी इंतहा से कम नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुबारक दिन है। इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हम लोग भी प्लान कर रहे हैं केक कटिंग का और मुख्तलिफ। आपने शो पर आना, फिर उसके अगले हम चले देखें, मैं आपसे आपके शो पर केक काटना है, क्योंकि मैं ये कहूंगा हम ऑन डे नहीं काटेंगे, क्योंकि ऑन डे आप बिजी होंगे। हम एक दिन पहले काटेंगे, एक दिन बाद काटे। बिलावल साहब की सालगिरह हमने ऑन शो मनानी है। डन हो गया जी, डन हो गया। और ये अब्दुल रज़ाक भाई, अच्छा मैं एक बात कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस माँ के पेट से जन्म लिया है, उन्होंने सबसे पहले तो अपने लियारी को चुना। लेडी डिफरेंट में आपकी पैदाइश हुई, आप अमेरिका में भी पैदा कर सकती थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश के बाद आपको स्टिचेस लगे हुए थे, और आप चौथे या सातवें दिन, मुझे कंफर्म नहीं है, आप डाइस पर खड़ी थी और आपने जो है वो खिताब किया था। और जिस वक्त लोगों के अंदर क्या सराहियां हो रही थी कि आया ऑपरेशन हुआ भी था या नहीं, और बेबी ने पेट पकड़कर जो है वो तकरीब की थी। ज़ीशान साहब, आप देखें कि बीबी साहिबा की लियारी से और कराची से उनकी लाजवाल मोहब्बत की कई दास्तानें आप देखें कि जब बीबी की शादी हुई थी वो भी ककरी ग्राउंड लियारी में हुई थी। और वो शादी जो है मुझे याद है, उसमें हम बहुत छोटे थे, जूनियर थे हम लोग,
हमने शिरकत की थी, बल्कि पूरे शहर ने शिरकत की। ककरी ग्राउंड में मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना मौजूद थे, मैं ख़ुद मौजूद था। तो एक तो उनकी लियारी से और कराची से मोहब्बत की निशानी ये थी, और दूसरा जब अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें औलाद की नेमत अता फरमाई, विलादत जब बिलावल साहब की हुई, तो वो उन्होंने लियारी को चुना, क्योंकि लियारी जो था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी होम ग्राउंड था। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो लियारी से ही पहला इलेक्शन जीते थे, 1971 का शायद, मुझे याद है। तो भुट्टो ख़ानदान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लियारी से मोहब्बत है, ये उसी की ये मैसेज देना था मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को कि प्राइम मिनिस्टर होना या एक बड़ी लीडर होना या एक बड़े लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी होना कोई अहमियत नहीं रखता, मुझे रहना है अपनी आवाम में। और वो लियारी से बहुत प्यार करती थी। आप देखेंगे जब यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जो है अल्लाह सुब्हान ताला, कारसाज वाक़या जो है बड़ा मशहूर, जिसमें हमारे 500-600 जियाले कारकुनान शहीद हो गए थे और 500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए थे। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और हमारी लीडरशिप को अल्लाह सुब्हान ताला ने एक गायब से कोई मदद की थी, उसमें उनकी शहादत होने से वो बच गई थी, वो ज़ख्मी होने से भी बच गई थी। आप देखें कि सेकंड डे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की बहादुरी और जुर्रत और उनमें हिम्मत देखें कि वो सबसे पहले लियारी गई थी। ऐसा ही है। तो ये उनकी मुख्तलिफ निशानियां हैं। उनको तो थ्रेट्स भी थे कि जब उनकी शहादत हुई है उससे पहले भी उनको थ्रेट्स थे कि बीबी गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, बीबी आप मत जाइएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके जो गोल्डन वर्ड्स थे कि दिन तो मुकर्रर है, मैंने तो जाना। मैं आपको बताऊं ज़ीशान साहब, इतनी ईमान की पुख्ता थी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और हम सबको होना चाहिए एज ए मुसलमान, हम सबको हमारा यकीन इसी तरह का होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक खातून होने की हैसियत से और वो उन्हें पता था कि एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार था, दौरा इक़्तिदार था, और वो नहीं चाहते थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, उस वक्त की सूबाई हुकूमत नहीं चाहती थी कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है पाकिस्तान आए। उन्हें बहुत रोका गया, उन्हें बताया गया कि आप ना आए, वो आने से वो आई और आप मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की सरजमी पर सजदा किया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल देखा था सबने। वो डरी नहीं, वो जिला वतनी का वो वहाँ पूरा आराइश लाइफ कर सकती थी, उनके पास अल्लाह सुब्हान ताला ने सारी वसाइल दिए थे उन्हें। लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाला, और फिर जब वो एयरपोर्ट से आ रही हैं तो कारसाज पर जो है एक वाक़या भी किया, उन्हें बताया कि अभी भी बाज आ जाए। वो तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें उस दिन बचा लिया। टारगेट तो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो थी, जहाँ 500-600 लोगों का शहीद हो जाना और सैकड़ों लोगों का ज़ख्मी हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। और आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो कितनी जुर्रतमंद खातून थी। और मैं आज जब उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो को मैं देखता हूँ, वो भी बहुत जुर्रतमंदाना, उनमें एक ये खुदादात ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने इनके ख़ानदान को अता किया। आप देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आम गरीबों में, डॉक्टर साहब हमारे सीनियर भी हैं, जानते होंगे, इन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर ज़रूर मेरा ख्याल है कि कुछ देखा होगा। तो उनकी भी बहादुरी के किस्से थे, वो चलती गाड़ी से उतर जाते थे और आम गरीबों, झुग्गी झोंपड़ी। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बिल्कुल ये भी एक शर्फ हासिल था, जितनी भी हमारी पड़ोसी मुल्क की क़यादत है, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर उनके लिए रोका जाता था और उनसे पूछा था कि जो आपके पास डेज हैं, इस बारे में मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं कि एलर्जी जो हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर फैल रही है, और ये जो इसको स्केबीज बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, कि रिंग्स हो रहे हैं, रिंग वॉर्म्स जिसको भी कहते हैं, तो इसके बाद भी अजीब से, जहाँ पर ये रिंग वॉर्म्स हो रहे हैं वहाँ पर अजीब से उभरे हुए दाने बनते हैं और वो बहुत खारिश करते हैं और वो फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं, लेकिन ये जड़ से जा नहीं रहा और ये फैलता चले जा रहा है। इसके लिए क्या मेडिकेशन है? क्या आपको इंजेक्शन पर जाना पड़ेगा, या ईटेबल या जो प्लेसेबल मेडिसिन, यानी आपकी जो लगाने की मेडिसिन होती है, उससे ये क्योर हो जाता है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योर भी हो जाता है ये। लेकिन ये सारी चीज़ें जितने भी इन्फेक्शन कहलाती है, ये सफाई से ताल्लुक़ रखती है, हाइजीन होती है ये आपकी।
ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये आपको पता है, ये फंगल से मुराद ये प्लांट्स हैं, कुछ पौधे हैं, ये वहाँ से जो है कुछ एयर ड्रॉप के ज़रिए ये आपसे अटैच होते हैं, बॉडी के साथ होते हैं। ऐसा आपके बॉडी के अंदर ये कोई फंगल का कोई जरासीम नहीं पाया जाता ताकि वो आर्थोपेडिक डेवलप हो जाए, ये दूसरी जगह से ही आता है ये। और ये अलग अलग किस्में होती हैं, जो आपने बताया ये इसमें 2 किस्म की आ गई हैं। एक जो होती है स्केबियोल, एक जो जरासीम होता है वो आता है, वो स्केबीज कहलाता है। फिर वो पूरी बॉडी में, और ख़ास तौर पे जो आर्म फिट हैं, ये साइड के हैं, यहाँ पर वो जम उसकी डिपोजिशन होती है और वो सेल वगैरह बना के मल्टीप्लाई करके शदीद खारिज करते हैं वो। एक फंगल होता है रिंग फॉर्म, जिसे उसकी कई किस्में होती हैं, यानी बॉडी पे आएगा रिंग फॉर्म बनेगा, उसका टीनिया इनकी जो है मेन, इनका जो है क्लासीफाई करते हैं इसको हम टीनिया फॉर्म के बाद से। इसी तरह ये इसके सर में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, इनके डिफरेंट क्लास होते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करना और डायग्नोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्टर जब ये इनको डायग्नोज कर लेता है तो आपको उसको फिर उसका वो मेडिकेशन करता है। इसकी सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है, मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। इसकी वजह से ये केस बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी इन दोनों में से कोई चीज़ ले लें, आप क्या करते हैं कि अभी खारिश हो रही है, कोई स्टेरॉइड ले लेते हैं, कोई डेक्सामेथासोन, बेटनीजोल ले लिए, कोई टीम ले ली गोली, आपने इन पे लगा दिया, आप बज़ाहिर तो वो आपको रिलैक्स करता है कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ही स्प्रेड आउट हो जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। फंगल में कंट्रा इंडिकेशन है, कोई भी स्टेरॉइड आप नहीं दे सकते, वो फैल जाता है। आपकी दवाइयाँ मौजूद हैं, फंगल है तो एंटी फंगल है, इसनाटीनिया के लिए एंटी फंगल मौजूद है, इसके भी एंटी स्केबोल लोशन मौजूद है, मेडिसिन मौजूद है। ये आप दें, कोई भी मेडिकेशन जो भी आपको दी जाती है प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है उसको हाइजीन के साथ। समय अपनी टॉवल आपको अलग रखनी होती है, सोप आपको अलग रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ें अलग रखेंगे, दूसरे से अटैच ना हो। ये बीमारियां एक दूसरे को लग जाती हैं, कंटेजियस डिजीज़ कहलाती हैं ये। तो हमें ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर घर में माँ दूध बच्चों को पिला रही तो माँ से बच्चों में आ जाएगा, और अगर बच्चे में तो बच्चे से माँ में आ जाएगा, मियाँ बीवी सो रहे मियाँ से बीवी में आ जाएगा। ये बॉडी टच हो जाता है, बॉडी अटैचमेंट की वजह से आ जाता है। टॉवल यूज़ कर रहे हैं सामान, तो हमें चाहिए कि दोनों चीज़ें होती है, प्रिवेंशन इसके लिए ज़रूरी है, फिर उसके साथ आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर ये केस जो है, अगर आप देख रहे हैं अनडायग्नोज हो गए और अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो उसको प्रॉपर स्टेज वाइज इसका ट्रीटमेंट दे और आप जल्दी से जल्द जो है क्योर करें, और अपने आपस में जो बीमारियां फैली हैं उसको भी सेव करें आप। जबरदस्त। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अब्दुल रज़ाक भाई से ये पूछेंगे कि जो ट्रैक्स ट्रेन के सैलाब की नज़र हो गए, सैलाब में बह गए, वो कुछ उस पर काम शुरू हुआ या नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक ट्रेन का जो सिलसिला उसको रोक दिया गया। ये तमाम चीज़ें जाने के ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह भाई। जी शान। पाकिस्तान की पहचान। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। हर सुबह हर एक के लिए साओ सीरियल, बेहतरीन ग़िज़ा नशोनुमा के साथ, सुबह, दोपहर और शाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ सेहत बनाएं और एनर्जी पाएं। साओ सीरियल घर ले आए। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। पाकिस्तान की पहचान। वेलकम बैक। और इसी के साथ हम अब्दुल रज़ाक भाई से पूछेंगे कि क्या ट्रेन की बहाली के लिए ट्रैक्स को मेंटेन किया जा रहा है, यानी क्योंकि अब इस दफ़ा बड़े अच्छी बात अब्दुल रज़ाक भाई ने एक तरफ नज़र डाली कि अब जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, उन्होंने जो ऑडिट करवाया उसके अंदर ये आया कि PIA को कुछ साबका टाइम में 1 या 2 पैसेंजर्स के साथ भी फ़्लाइट्स को उड़ाया गया, जिसके अंदर 1050 फ़्लाइट्स होती जिसमें 1 या 2 बंदे थे और पूरा जहाज़ उड़ा कर ले गए। तो ये अपने मुल्क के साथ गद्दारी है, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मुल्क है तो हम हैं, और अगर मुल्क नहीं तो फिर हम नहीं। और वो जाके पूछे जम्मू कश्मीर से कि वहाँ पर लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता। जी अब्दुल रज़ाक भाई क्या कहेंगे? ज़ीशान साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 18, 19 और 20 मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का
बदतरीन और बदनसीबी के दिन थे। मैं एज ए सियासी कारकुन और पाकिस्तानी, मैं ईमानदारी से बात कर, अच्छा हम बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान की आवाम को कि शायद 18 में जिस तरह खान साहब वो दावे करते थे, तकारीर करते थे और वो जो अपना मंशूर लाए थे, तो हम समझते थे, हम सब सियासी कारकुनान समझते थे कि शायद ये जो है बड़ा विज़न लेकर आए, ये शायद ये कोई मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाएगा और हमारे हम तो जो गुर्बत की लकीर से निकल जाएंगे। लेकिन वो सारा एक ख्वाब रहा, वो एक सारा वो सुल्तान रही के डायलॉग रहे जो फिल्मी वो डायलॉग बोला करते थे। तो आप देखेंगे PIA का क्या असर किया। अच्छा आम PIA का क्या बात करें जी, जो पाकिस्तान जो 18-19 का पाकिस्तान था या 20 का पाकिस्तान था, तो उसमें तो आप सारे इदारों को आप देखें उनका क्या असर किया। आप कोई एक इदारा बता दें जिस इदारे ने तरक्की की हो, रेलवे ने की हो, PIA ने की हो, या वापडा ने की हो, या आप देखें कि आप मतलब बहुत बुरा हालात था। वो तो पाकिस्तान को हम आज तक उन्हीं के जो कारकर्दगी थी 18-19-20 की, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। महंगाई का जो तूफान आया ये उसी की वजह थी। उन्होंने आप देखें कि जब कोविड था और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़के मार दी कि जी बिजली के बिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर कम किए जा रहे हैं। यार आप तरक्की याफ्ता हो, तरक्की पजीर तो नहीं हो यार। आपने क्या कितना जुल्म किया था। अच्छा वो जो हम पैसा ले करके तो मुल्क, कर्जा ले करके तो मुल्क चला रहे। हमारे मुल्क में जो सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने उठाकर बिजली का वो सारे हमारे जो मुआहदे थे, इंटरनेशनल मुआहदे थे IMF बैंक से या वर्ल्ड बैंक से, वो सारे, हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्टर होने जा रहा था। तो ये वजूहत थी कि खान साहब को दौर में जो 18-19-20 का जो भी दौर था वो बस एक तारीख का हिस्सा बन गया। उसमें खान साहब ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई काम किया है। वो पंजाबी में एक लफ्ज़ है कि बंदियां दे पुत्रा वाला, कोई काम किया हो तो कोई बताओ। कोई एक आधा काम, कोई एक आधा उनके पास सैंपल नहीं है बताने के लिए आवाम को कि यार मैंने फला, पकड़ लो उन्हें पकड़ लो, उसे पकड़ लो, वो चोर, वो डाकू। और जब खुद अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें उन सब डाकुओं को पकड़ने का मौका दिया तो खुद सबसे बड़े डाकू साबित हो गए। ना घड़ी, ना काली, ना गाड़ी, ना लोटे। वो हमारे सिख मज़ाहिब के लोग आते हैं, लाहौर जो उनकी सबसे बड़ी गुरु नानक, उन्होंने जब उसकी इफ्तिदा थी तो उन्होंने गुरु नानक का उन्होंने अपने मजहबी जज्बात के तहत एक सोने का लोटा लाए थे। वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वो पेश किया कि हमारे जो गुरु थे, हमारे जो बाबा थे, वो उनसे वज़ू करते थे, उनके पास पीतल का लोटा होता था उस वक्त। तो उन्होंने वो सैंपल बना कर लाए, सोने का इन्हें लोटा दिया, इन्होंने वो सोने का लोटा भी बेच खाया है यार। और कहते हैं पाकिस्तान के जो है ना ये सादिक और अमीन थे। तो बस ज़ीशान भाई बड़ा बदनसीब दौर था। और अल्लाह सुब्हान ताला ये 18-19-20 वाला दौर अब कभी हमारी ज़िंदगी में तो कम से कम ना लाए। प्रेजेंटली 1.8 जो है वो मुनाफे के साथ सर फहरिस्त है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और 2.3 के रेशो से इस वक्त लीड कर रहा है हमारा ट्रेन सेक्शन, जो कि बदतरीन हाल में था। मुनाफा बख्श आ गया। अच्छा, अब मुनाफा, क्योंकि हम मुनाफे की तरफ जा रहे हैं और फिर अल्लाह की तरफ से ये है कि सैलाब, तो ट्रेन की जो पटड़ियाँ उसको बहाल किया जा रहा है। देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की हुकूमत की हम इत्तेहादी ज़रूर हैं उनके, हम उनके पार्टनर नहीं हैं, यानी हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हनीफ अब्बासी साहब है, फेडरल मिनिस्टर है जो रेलवे के, वो बड़े मेहनती कारकुन हैं, बड़े मेहनती वज़ीर हैं और बड़े ईमानदार हैं। उन पर भी इमरान खान के दौर में आपको याद होगा, उन पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा करके उन्हें भी जेल में डाला गया था। आज वो इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर हैं और मैं उम्मीद भी करता हूँ, मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ, मैं उनसे मुतालबा भी करता हूँ कि देखिए हमारे पाकिस्तान की जो आवाम है उसके पास जहाज में बैठने की हिम्मत तो है, लेकिन टिकट लेने की आम आदमी की, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, खास लोगों की नहीं। खास लोगों के तो अपने भी जहाज हैं। मैं आम पाकिस्तानी की बात जो कर रहा हूँ, वो हम जहाज का सफ़र करने में कतराते हैं। हमारे पास एक ही रिसोर्सेज है, वो जो है रेलवे है। इसका जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस पर काम भी हो रहा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत
जो है वो संजीदा हैं और वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। ये जल्द इंशाल्लाह ये बहाल हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार पंजाब में जो है सैलाब ने तबाही बहुत ज़्यादा फैलाई है। अमूमन होती थी लेकिन इस कदर नहीं होती थी। इस बार तो पंजाब बहुत ज़्यादा पीछे चले गया। रावी बताता, देखिए पानी का जो बंदा कहता है ना, ये तो तारीख कहती है कि पानी अपना दोबारा से सफर तय करता है। हमने वो तारीख देख भी ली, सुनी, अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि आग और पानी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमने, अल्लाह ने ये मौका भी अता किया हमारी लाइफ में, ये दिन भी आए कि हमने रावी को, सतलज को, दीगर जो हमारे दरिया हैं उन्हें अब ना कोर्ट में गए, ना वो अदालत में गए, ना उन्होंने किसी की मिन्नत की, ना समात की, और खुद जाके उन्होंने अपनी ज़मीन क्लियर करवा ली। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक तआला की वही वाली बात, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, और अल्लाह ताला जो है वो दिखाता है। और फिर दरियाए जो रावी है वो अपने जोबन पे था, और अगर हम तबाहकारियों के अलावा बात करें तो वाकई में एक जोबन पे था, और लोगों ने तारीख देखी कि जो रावी पे एक छोटी सी लाइन पानी की थी वो फिर रावी भर के दिखाया। डॉक्टर साहब की तरफ आते, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि अब जो डिजीजेस वहाँ पर फैल रही हैं, एस्थमा बहुत ज़्यादा है, स्किन एलर्जीज है, आँखों का जो रेड होना है, तो इन तमाम चीज़ों पे एक एक अगर हम चीज़ करें तो आंखों के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्किन एलर्जी के लिए यानी एस्थमा के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल वही बात आती है कि ये जो एस्थमा की बात की है और रेड आई की बात की, ये भी एलर्जी के ये एलर्जी के काइंड है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं क्रिएट होते। अगर आई साइड पे जो रेडनेस है, अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा तो वो कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, फिर उसमें आप एंटीबायोटिक का रोल प्ले करता होता है इसके अंदर। लेकिन एस्थमा में अगर आप देखेंगे एलर्जी की जो एंटी एस्थमेटिक ड्रग पाए जाते हैं हमारे यहाँ सेमिना, जिसमें जो है थियोफाइलिन ग्रुप आता है, एलर्जी के ग्रुप आते हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डील करें। अगर उसमें इन्फेक्शन आ जाता है तो आप उसका एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, तो ये इतने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। इसमें सब इतना है कि सफोकेशन है, जो आपकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन को पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पर। और बाज़ औक़ात ऐसे ड्रग हमारे पास आते हैं, ऐसे हमारे पास इनहेलर आते हैं जो फौरी तौर पर सप्लाई करते हैं ब्रोंको डायलेटर के साथ, जो है आपकी जो वेन जो कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, जो आर्टियोल और जो ब्रोंकाई जो उसको डायरेक्ट करके। अच्छा दोस्तों, आपके लिए सवाल आया है कि अगर सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो तो नॉर्मल सलाइन से आप न्यूबलाइज कर सकते हैं? जी हाँ, नॉर्मल सलाइन ही से न्यूबलाइज होता है। अच्छा, इसमें मिक्स करते हैं कोई भी, जैसे कि बच्चे एटम कर लेते हैं नेबुलाइजर, बहुत से नेबुलाइजर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो है वो नॉर्मल सलाइन ही होती है, मिक्स की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट आप किसी को भी नहीं करते, इसलिए कि बहुत कंसनट्रेटेड होते हैं ये, तो आप बिल्कुल आप करते हैं 10 ml। एक और सवाल है आपके लिए कि जो ये रिंग हो रहे हैं और उसके साथ पर डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं कि मेरी पूरी टांग के ऊपर रेडनेस है, लेकिन जो किनारे बने हुए हैं यानी जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसकी रेडनेस हमेशा ऐसे रहती है कि अभी कोई मुझे काट कर गया है, तो मैं उसके लिए कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा काम धूप के पास है, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जल्द अज जल्द इसके लिए आराम चाहिए, या मैं कौन सा टेस्ट करवा सकता हूँ? देखिए, ये भी एलर्जी की किस्म में लग रही है सेमिना, तो एलर्जी से मुराद हो कि एंटी एलर्जी कोई भी आप ले सकते हैं। अपने करीबी डॉक्टरों को दिखाएंगे, उसकी पिक्चर दिखाएंगे आप उसको कि भाई कितना एक्सटेंशन हुआ है, एरिया कितना एक्सटेंड हुआ है। अगर स्मॉल एरिया है तो उसमें एप्लीकेशन आती हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन आती हैं, बहुत से जो है मरहम आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम्स आती हैं, लोशंस आते हैं, वो आप उसको अप्लाई करते हैं। इसकी तरह ऑर्डर जो भी आती है, इसी तरह उसको कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो आपको इन्फेक्शन के लिए कोई मेडिसिन दे। ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों के लिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, क्योंकि ये एक्सटेंड कर गया है। ये इनका जो एलर्जिक का फैक्टर है ये पूरी टांग में जा रहा है, अगर ये नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये और बॉडी पे आएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल आया कि डॉक्टर साहब आज तो हीरो लग रहे हैं, और इनसे पूछें कि ये एक तो मॉडलिंग कब करें, दूसरा कमर्शियल अपना खुद बनाए ताकि लोग छा जाए, देखते हुए ये छा जाए लोगों पर। ये तो देखिए आप सबकी मोहब्बतें हैं ये। देखिए, आपको मालूम है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर भी हूँ, ज़्यादा मैं पीडियाट्रिशियन हूँ ना, तो हमें अपना जो एक्सटेक्चर ऐसा शो करना पड़ता है खूबसूरत, ताकि हमें लोग अट्रैक्ट करें। और वो जो मरीज़ आ रहा है, जो बेचारा एक मरीज़ है, वो उसको परेशान हाल है, उसको साइकोलॉजिकली
और उसकी बीमारी के तौर पे और हालात के तौर पे वो बड़ा बेचारा परेशान होता है, लेकिन जब वो हमसे मिलता है और हमें देखता है तो बड़ा सेटिस्फैक्टरी उसमें कंडीशन डेवलप होती है, बच्चे खुश होते हैं, खेलते हैं। आपको शायद पता हो कि हमारी प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि हम बच्चों के खिलौने रखते हैं अपनी टेबल पे। मैं बच्चों के लिए टॉफियां रखता हूँ अपने टेबल पे। मैं आ रहा हूँ फिर आपके समझे ना, पास। वो बच्चे आते हैं हम उनको पहले ये दे देते हैं, वो खेलते हैं खूब खेलता है, कुछ उनको हम कह रहे हैं करते अब्दुल रज़ाक इस भाई। तरह से। मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी से मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब देखें, अब जितना बेहतरीन शोबा अल्लाह सुब्हान ताला ने डॉक्टर का बनाया है, ऐसे ही है। क्योंकि आप देखें, आप एक तो ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान ताला देता है और ज़िंदगी बचाते हैं आप लोगों। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस शोबे की थोड़ी सी जो फीस है, आप थोड़ी सी, ये बच्चों के खिलौने तो आप ज़रूर रखेंगे और रखते होंगे और आप अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी जो फीसें इतनी जो अब डॉक्टर्स की डॉक्टर मशहूर हो जाते हैं वाकई में। अभी मेरा बेटा, उसको बलगम और खांसी वगैरह की शिकायत थी, तो मैंने उनको कहा कि बेटा तुम आगा खान में दिखाइए, तो वो 7,800 रुपये खाली चेकअप के, खाली 5 मिनट के उन्होंने चेक किया और उन्होंने मेडिसिन लिख कर दी। तो ये देखें, ये सब तो सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। आम ज़ीशान साहब, अब आम जो हमारे मोहल्लों में जो डॉक्टर साहबान मौजूद हैं, उनकी हज़ारों में फीसें, 1,000-1,500 से कम तो जो MBBS डॉक्टर्स हैं, मोहल्लों के डॉक्टर। अब वो हमारे बचपन में तो मेरी शायद वालदा 10-15-20 रुपए में काम हो जाता था। अब डॉक्टरों की बहुत हद ज़्यादा फीसें, तो फीसें थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि नहीं, एक बात मैं बोलूँ डॉक्टर हमारे अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई, कि कुछ लोगों के अंदर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप 1 साल प्रैक्टिस करते, जो 500 फीस थी वो 3,000 पे या 3,500 पे आती है, 3 या 4 का फिगर साथ लग जाता है। लेकिन कुछ लोग वाकई में अभी भी ऐसे कुछ इलाकों में कि उन्होंने, उनके वालिद अगर डॉक्टर थे, जब वो प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे अभी भी 300 या 500 फीस रखी है, जिसमें खुदादाद कॉलोनी है और आपका जो है खास करके गरीब आबादियों में। चले आप ऐसा ना कर, ऐसा कर लें कि मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ अलग नहीं, लेकिन एक बात है, देखिए आपको इसमें मुख्तसर सा बता दूं, बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखिए हमारे हॉस्पिटल जैसे मैं हूँ, उसमें कई लोग डेली फ्री होते हैं, कई लोग होते हैं, समझे, यानी उसमें दवाइयाँ भी फ्री हैं, टेस्ट भी फ्री हैं, 2 से बाबा वो सब होते हैं। लेकिन जहाँ फीस का ताल्लुक है, हमारे पास देखिए कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है हुकूमत के लेवल पे। हमारे पास हर शोबे में होना चाहिए। आप अभी थोड़ी सी अपनी गाड़ी आप लेके जाते हैं, आप कहते हैं कि यार ये टायर में ज़रा पंक्चर लग गया, वो एक की जगह 10-4 पंक्चर निकालता है और वो आपके देखते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये हर जगह पाया जाता है। आपके पास जो एक डिस्पेंसर है, मेरे पास एक डिस्पेंसर जो काम कर रहा है, उसकी फ़ीस आप समझ लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वो कितनी तनख्वाह लेता है? वो एक रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी है, आपको मालूम ही नहीं कि वो कितने पैसे लेती है। वो पहले हमारे यहाँ सस्ता काम हो जाता था, पहले हो गए चले आ गए, लेकिन अब आपको उनका घर भी देना है। डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान अज़हर।